लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या था सर? आप ये बाहर ले जाओ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जैसे देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, और लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या होता है, लिक्विड एटम्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। कितनी बताई थी आपको? 2.1 इंटू 10⁻17 किलोग्राम। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज, मास नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, वैसे ही क्या होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। मास नंबर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड मास नंबर इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, वो सिमिलर है एज लिक्विड ड्रॉप। न्यूक्लियस की दो प्रॉपर्टीज हैं कि मास नंबर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट मास नंबर इंक्रीज होने पर डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। मास नंबर इंक्रीज होने पर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये दो प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की ऐसी हैं जो सिमिलर हैं बिल्कुल लिक्विड ड्रॉप की तरह, बिकॉज लिक्विड ड्रॉप में भी क्या होता है, जब उसके अंदर एटम्स इंक्रीज होंगे तो लिक्विड ड्रॉप का भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, वो सिमिलर है बिल्कुल लिक्विड ड्रॉप की तरह। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, तो बोर ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द बोर, न्यूक्लियस कैन बी अज्यूम्ड लाइक a incompressible liquid drop which is uniform and having, which is यूनिफॉर्म है आपका। जब इसकी डेंसिटी सेम है, दैट मीन्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, यूनिफॉर्म है, अनकंप्रेसिबल है। न्यूक्लियस अकॉर्डिंग बोर suggested that nucleus can be considered as a liquid drop which is uniform, incompressible, and having very high density, having very high density 2.1 into 10⁻17 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको ये बता दिया कि इसको लिक्विड ड्रॉप क्यों अज्यूम किया था न्यूक्लियस को, बिकॉज इसकी जो दो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है बिल्कुल लिक्विड ड्रॉप की तरह। तो बोर ने क्या सजेस्ट किया कि हम न्यूक्लियस को एज अ लिक्विड ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेटर विजेकर एंड बेथे दो साइंटिस्ट थे, लेटर विजेकर एंड बेथे, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट को यूज किया। विजेकर एंड बेथे यूज्ड दिस कंसेप्ट ऑफ लिक्विड ड्रॉप and they derived a semi-empirical mass formula. Later, Vizeker and Bethe used the concept of liquid drop for nucleus and derived a semi-empirical mass formula. अब semi-empirical mass formula क्या था? सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी उन्होंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। ओके, सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला क्या था? इस विजेकर एंड बेथे ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ए मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या बताई थी, मास डिफेक्ट एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर
डेल्टा एम क्या था आपका? मास डिफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास एंड कैलकुलेटेड मास। ओके, तो एक्चुअल मास जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? मास का लेस देन होता है टू द कैलकुलेटेड मास। और कैलकुलेटेड मास कितना था? ZMP प्लस A माइनस जेड एम एन, A माइनस जेड एम एन, ये तो था आपका कैलकुलेटेड मास। और एक्चुअल मास मान लीजिए MAZ है न्यूक्लियस का। तो ये थी आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अब सी स्क्वायर को आप इधर लाते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं EB बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस MAZ। ठीक है, अब इस बाइंडिंग एनर्जी को यहां से आप एक्चुअल मास निकालेंगे MAZ, तो वो कितना आएगा? बता रहे सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला क्या था? मास को इधर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? MAZ इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस EB। ठीक है, सिंपल है, MAZ को इधर लाए, EB को इधर ले आए। ठीक है, अब इसमें आपको बताया EB क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, वो डिपेंड्स करती है वॉल्यूम एनर्जी पर। वॉल्यूम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, सरफेस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, कूलाम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एसिमेट्रिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड पेयरिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब इनको डिटेल में आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या है, कूलाम एनर्जी क्या है, और एसिमेट्रिक एंड पेयरिंग एनर्जी क्या है। ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है। EB होता है आपका वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ये फॉर्मूला तो पहले ही आपको बताया हुआ है मैंने, मास डिफेक्ट क्या था? वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एंड कूलाम, पेयरिंग एनर्जी, क्या रह गया? एसिमेट्रिक एनर्जी। फर्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम एनर्जी EB। वॉल्यूम एनर्जी EB क्या था? जैसे देखो, आप किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मास नंबर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आपके इंक्रीज होंगे, तो जो इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में, वो भी तो इंक्रीज होगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जब इंक्रीज होगा, दैट मीन्स क्या है? आपकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। सुनो, वॉल्यूम एनर्जी क्या है? EV। मास नंबर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होने पर क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो EV क्या है? प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास नंबर। बिकॉज मास नंबर इंक्रीज होगा तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जब इंक्रीज होगा तो आपका ड्यू टू वॉल्यूम एनर्जी इंक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। तो EV प्रोपोर्शनल टू होता है A, इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ABA। ठीक है, यहां पर इसको आप इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आप ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडलिंग। सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, हमने न्यूक्लियस को एज्यूम कर लिया है कि वो एक लिक्विड ड्रॉप है, और हम फिर वहां पर क्या निकाल रहे हैं? मास फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये वाला। इसमें आपको ये तो आपको पता ही होगा, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है, और बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, और एक एक कंपोनेंट्स को आप निकालेंगे। EV इक्वल्स टू आ गया आपका
AVA। सेकंड है आपका सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ES। सरफेस एनर्जी क्या होगा, जैसे देखो आपने क्या किया है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं। यहां पर हम यूज करते हैं कि न्यूक्लियस की कैसी प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियर फोर्स की सैचुरेशन प्रॉपर्टी बताई थी आपको। सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो उसके नियरेस्ट न्यूक्लियाई जो होंगे उनकी वजह से ही होगा। न्यूक्लियर फोर्स जैसे इस वाले एटम पर न्यूक्लियर फोर्स किससे लगेगा, जो इसके नियरेस्ट न्यूक्लियाई होंगे। इसका नियरेस्ट न्यूक्लियाई है, ये इसका नियरेस्ट है, इन सभी नियरेस्ट न्यूक्लियाई की वजह से इस पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। ये होती है आपकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो आपके मिडिल न्यूक्लियॉन्स होंगे, मिडिल न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, उन पर चारों तरफ से क्या होगा, एक जैसा फोर्स लगेगा। तो जो मिडिल में जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो क्या होंगे, टाइटली बॉन्ड होंगे, क्योंकि उन पर चारों तरफ से एक जैसा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है, टाइटली बॉन्ड होंगे। लेकिन जो आपके सरफेस पर न्यूक्लियाई होगा उसका क्या है, इसके नियरेस्ट न्यूक्लियाई ये होंगे, इसका नियरेस्ट न्यूक्लियाई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसका नियरेस्ट न्यूक्लियाई ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। बट इस पर आउटसाइड क्या है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियाई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जो सरफेस पर न्यूक्लियाई होंगे उनका क्या है, सेंटर की तरफ इस तरीके से फोर्स लगेगा। जैसे आपने लिक्विड ड्रॉप में पढ़ा है, लिक्विड ड्रॉप में आप पढ़ते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यही तो होता है कि जो सरफेस पर जो एटम्स होते हैं उनका क्या है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ऐसे ही आपका न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए इसको लिक्विड ड्रॉप कंसीडर किया है, क्योंकि इसके भी जो आपके सरफेस पर एटम्स होंगे उनका भी क्या है, इनसाइड एक फोर्स लगेगा। तो इनसाइड की तरफ एक इसमें स्ट्रेच फोर्स लगेगा। तो ये वाले न्यूक्लियाई क्या होंगे, जब इन पर इधर से फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये वाले जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। ठीक है, जो मिड में होंगे वो क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे। लेकिन जो सरफेस पर न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। अब आपके जब न्यूक्लियॉन्स जो है लूजली बाउंड है, दैट मीन्स क्या है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू सरफेस एनर्जी। बिकॉज जब वो लूजली बाउंड है इसका मतलब उन्हें आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ड्यू टू सरफेस एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ड्यू टू वॉल्यूम एनर्जी, आपको बताया था ड्यू टू वॉल्यूम एनर्जी इंक्रीज से क्या हो रहा था, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। पर ड्यू टू सरफेस एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, माइनस क्यों लिया है, बिकॉज ड्यू टू सरफेस एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस लिया है, माइनस सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सरफेस पर ज्यादा एटम्स आएंगे, सरफेस पर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आएंगे, और ज्यादा न्यूक्लियॉन्स पर क्या होगा, सभी ज्यादा न्यूक्लियॉन्स लूजली बाउंड होंगे, तो उनकी वजह से क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो सरफेस एरिया स्फेरिकल शेप है न्यूक्लियस की, तो सरफेस एरिया हम क्या ले सकते हैं इसका, 4πr²। ES is proportional to minus 4πr²। R is the radius of the nucleus। अब आपको मैंने बताया हुआ R कितना होता है, R equals to R0 a to the power 1/3, यही होता है R। बहुत तेज, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सरफेस मैं रिपीट करूं क्या, चलो अब नेक्स्ट ध्यान रखूंगी। सरफेस एनर्जी में क्या था, सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होगी सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस
सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, सॉरी, ड्यू टू सरफेस एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया है। सरफेस एरिया क्यों लिया है 4πr², बिकॉज इसकी जो शेप है वो क्या है, न्यूक्लियस की स्फेरिकल है। स्फेरिकल के लिए आप सरफेस एरिया ले सकते हैं 4πr², एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज r इक्वल्स टू r0 a⁻1/3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जब रखोगे तो क्या आएगा, r0² a⁻1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/3। अब ये भी आपकी क्या है, कांस्टेंट। r0 की वैल्यू भी होती है आपकी 1.2 फर्मी समथिंग, ठीक है। तो ये सभी भी आपकी कांस्टेंट है। ये रफ कर देती हूँ। तो आपकी सरफेस एनर्जी ES जो है प्रोपोर्शनल टू आ रहा है -a⁻2/3। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप जब हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं आप -as a⁻2/3। तो दो पढ़ लिया आपने, वॉल्यूम एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट है आपकी कूलाम एनर्जी। कूलाम एनर्जी क्या है, उसमें तो दिख रहा है, चलो ठीक है, फिर मैं रफ करूंगी ना। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 याद रखना आप। फर्स्ट EV is equals to ABA, surface energy ES is equal to -AS a⁻2/3। थर्ड, कूलाम एनर्जी। कूलाम एनर्जी सिंपल समझ में आ रहा है कि कूलाम फोर्स कब लगता है, जब चार्ज पार्टिकल होंगे तो वहां पर या तो कूलाम रिपल्सन होगा या कूलाम अट्रैक्शन होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसकी वजह से तो कोई कूलाम फोर्स नहीं लगेगा। बट क्या है, प्रोटॉन तो है ना, प्रोटॉन कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब होंगे तो कूलाम रिपल्सन फोर्स तो लगेगा ना। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब होंगे तो कूलाम रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब ड्यू टू कूलाम रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी, कूलाम रिपल्सन मतलब दोनों अपने आप ही सेपरेट होंगे, तो दैट मीन्स ड्यू टू कूलाम एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो कूलाम रिपल्सन EC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कूलाम फोर्स, मान लीजिए इसका न्यूक्लियस का चार्ज है Q इक्वल्स टू ZE, तो कूलाम रिपल्सन क्या होता है, KQ1Q2/r² होता है ना। तो Q1 Q2 सेम ही चार्ज है, तो आप KQ1 Q2 को ZE² लिख सकते हैं डिवाइड बाई R। एनर्जी में R ही आता है ना, KQ1 Q2/R, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसमें भी आपने माइनस ही लगाना है। तो R इक्वल्स टू क्या होता है, R0 Z² KE² R0 a⁻1/3। अब यहाँ पर देखो आपका K भी कांस्टेंट होगा, E भी कांस्टेंट होगा, R0 भी कांस्टेंट है, Z² स्क्वायर से लिख सकते हैं आप प्रोपोर्शनल टू -Z² डिवाइड बाई a⁻1/3। और तुम भी इधर आ जाओ ना, वहां से क्या दिख रहा होगा, अच्छा तो यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। EC इक्वल्स टू -AC Z² a⁻1/3, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है।
वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक एनर्जी। ठीक है, एसिमेट्रिक इफेक्ट और सिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब यहां से दिखेगा नहीं, माइनस ए सी जेड स्क्वायर बाई ए टू द पावर 1/3। फोर्थ, एसिमेट्रिक एनर्जी। सिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं आप सिमेट्रिक न्यूक्लियाई। सिमेट्रिक न्यूक्लियाई, अब सभी न्यूक्लियाई क्या है, Z इक्वल्स टू N होंगे, तो उसको बोलते हैं आप सिमेट्रिक न्यूक्लियाई। अब यदि इसमें वेरिएशन आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर है न्यूट्रॉन से या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर है प्रोटॉन से, तो इसको बोलते हैं आप एसिमेट्रिक न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो आप उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक न्यूक्लियाई। अब यदि वेरिएशन होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में कि ग्रेटर है एक लेस है, तो वो एसिमेट्रिक न्यूक्लियाई। एग्जांपल जैसे 2He4 है, 2 प्रोटॉन्स है एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों इक्वल, तो इसको सिमेट्रिक न्यूक्लियाई। एसिमेट्रिक का लाइक 1H3 ट्राइटियम हो सकता है, ये हो सकता है 3Li7, 3 प्रोटॉन है एंड 4 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक न्यूक्लियाई। अब आपको मैंने उस दिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको ग्राफ बताया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हीलियम था, बेरिलियम था, बेरिलियम में क्या होता है, 9 होता है क्या, 8 ही होता है। नियॉन था, ये सभी क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी इनमें। जो लाइट न्यूक्लियाई थे उनमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी थी, और साथ में इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी इनके जो नियरेस्ट नेबर न्यूक्लियाई थे उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा थी। दैट मीन्स जो न्यूक्लियाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन्स वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अब जैसे आप देखते हैं, जैसे 1H2 से स्टार्ट किया था, 1H2, 2He4, 3Li7 एंड 4 बेरिलियम 8। तो आपने उस ग्राफ में देखा था कि इसके लिए, हीलियम के लिए और बेरिलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ जो था वो ऐसे था। ये वाला लिथियम के लिए था और ये जो था वो बेरिलियम के लिए था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था वो हीलियम के लिए था और 1H2 यहाँ था। तो आप देख रहे हैं जिनकी में असिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, असिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो कम थी, और जो आपके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वाले हैं उनके लिए एकदम से इंक्रीज हुई थी बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर हीलियम के लिए ज्यादा थी, यहाँ पर फिर बेरिलियम के लिए ज्यादा थी। तो जो न्यूक्लियाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एनर्जी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू नियरेस्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और जिनमें एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है उनके लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो कम होती है। तो इसका मतलब वो अनस्टेबल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब इक्वल होंगे तो वहां पर क्या है, पेयर बन सकते हैं। पेयर फॉर्म में जब कोई भी चीज होती है तो आप उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वो स्टेबल ज्यादा है। और जब वेरिएशन होगा, दैट मीन्स वन एक ना एक तो वहां पर अनपेयर्ड होगा, लूजली बाउंड होगा, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, ड्यू टू असिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू असिमेट्रिक एनर्जी जब आपकी इंक्रीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है,
तो एसिमेट्रिक इफेक्ट आ किसकी वजह से रहा है? हाँ, एक चीज और देख लो कि जो ऐसे न्यूक्लियाई जो होते हैं ना जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कंपेयर में ज्यादा हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई तो अर्थ पर ही बहुत कम है, बिकॉज वो क्या है, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो इनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बट ऐसे न्यूक्लियाई फिर भी हैं 20% एग्जिस्ट करते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। तो ये वाले न्यूक्लियाई तो आपके बहुत कम होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूट्रॉन से ज्यादा हो, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो ऐसे न्यूक्लियाई कुछ एग्जिस्ट करते हैं। तो एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो आपकी है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन। दैट मीन्स कितने हो जाएंगे? एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? n माइनस जेड, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? n माइनस जेड। तो एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एसिमेट्रिक एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? n माइनस जेड का स्क्वायर एंड मास नंबर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या रिजॉइन करना है? चलो रिजॉइन करो।